नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात की थी वोल्केनोस पे, वोल्केनिक हैज़ार्ड्स पे। अब ये नया टॉपिक है जो कि अमूमन हर साल जो हम कह लें कि काफ़ी क्षेत्र हैं हमारे जहाँ पे इफ़ेक्ट होता है, और ये है आपके फ्लड्स, बाढ़ के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो बाढ़ का एक कुछ चीज़ें समझ लेते हैं पहले, कि 2-3 चीज़ें आवश्यक हैं इसमें। एक तो पानी आपका होना, और दूसरा जो है आपका जो अधिक मात्रा में पानी आना, जो एक्सेस रेनफॉल हम लोग कहते हैं या क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं। और फ्लड क्यों होता है? क्योंकि आपके जो रिवर्स हैं, जो चैनल्स हैं, वो स्पिल ओवर करता है पानी को। उसकी कैपेबिलिटीज़ इतनी नहीं रहती कि वो पूरे पानी को बहा दे एक चैनल में। तो उसकी वजह से जो स्पिल ओवर होता है, जो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है हमारे पास, ये हम अगर बात करें तो अर्बन फ्लड्स की जो बात करें सिटीज़ में और गाँव में जहाँ पे होता है, तो वो ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रॉपर ड्रेनेज ना होने के कारण ये, अगर नदी के पास सही बहाव है, चैनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक से है, तो वो पानी जितना भी आएगा उसमें से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन, क्योंकि बहुत सारे अदर दूसरे फैक्टर्स हैं वो इसमें एक्ट करते हैं। एक तो सेडिमेंट्स का, क्योंकि सेडिमेंट्स जो आपका आता है, जो हम सैंड से लेके आप सिल्ट ले लें या क्ले ले लें और ग्रेवल तक आप बात करें, तो ग्रेवल तक का जो मलबा आता है वो इकट्ठा होता रहता है चैनल में, और उसकी वजह से फिर आपका जो ओवर स्पिलिंग होता है तो फ्लड्स होता है। तो अगर मोटा मोटा हम लोग देखें कि फ्लडिंग का हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लडिंग अकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग अ स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी हम लोग चैनल की बात कर रहे हैं कि ये चैनल है आपका, यहाँ से पानी आपका इससे निकल रहा है करके। तो ये चैनल क्रॉस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पानी अगर इससे इसके अंदर ही है तो ये बह जाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर स्पिल ओवर हुआ, अधिक मात्रा में पानी आ गया, तो वो आपका निकल जाएगा, वो फ्लडिंग कंडीशन में रहेगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग द स्ट्रीम ईदर फ्रॉम राइजिंग ग्राउंड वाटर, सराउंडिंग एरिया से भी हो सकता है आपका पानी अंदर चैनल में आ सकता है, और फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन हम लोग जो है वो वर्षा को कहते हैं, रेनफॉल है जो आपका, और सरफेस रन ऑफ। तो सरफेस रन ऑफ भी ये इम्पॉर्टेंट है, और ये हम लोग बात करेंगे जब शहरों में सरफेस रन ऑफ के वजह से क्या इश्यूज आते हैं करके। और ये ही आपका जो है वो सरप्लस पानी अगर आने से स्ट्रीम में, जिसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो वो आपका फ्लडिंग स्टेट में चला जाएगा। तो ये काफ़ी स्टेट्स में हमने ये देखा है, ये अक्सर अमूमन जो है और ज़्यादा हाईलाइट रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, वो बिहार हो गया आपका। उत्तर प्रदेश में भी कुछ एरियाज़ हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ पे ये इश्यूज़ आते हैं। बॉम्बे में आता है, दिल्ली में आता है। तो वो बेसिकली जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसको नाम दे दिया गया है कि अर्बन फ्लडिंग का नाम दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो आप याद रखिएगा करके, कि जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्रीम में एंटर हो रहा है वो, और प्रेसिपिटेशन जो आपका है, और सरफेस रन ऑफ। और तीसरी बात है कि सरप्लस वाटर आने से आपका इन चैनल आपका फ्लडिंग होगा करके। स्लोप होना तो है ही है, ज़रूरी है, क्योंकि ड्रेनेज के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, तो उसमें हम लोग स्लोप की बात करते हैं करके। तो आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि क्या है करके। ये एक फ़ोटोग्राफ है जो ब्रह्मपुत्र का है, काफ़ी सालों पहले लिया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका जो हम लोग यूजुअली कहते हैं कि चैनल है, ये वाला पूरा, ये ड्रेनेज हम लोग कहते हैं ये चैनल है। और इसके साइड में जो इलाके बैठे हुए हैं उसमें अभी आप देख सकते हैं कि ये फ्लडिंग स्टेट में है, ये पूरा एरिया जो है ये पानी में है करके। तो ये फ्लडिंग स्टेट में ज़्यादातर होता है। तो हम लोग इसके लैंडफॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम लोग ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे और ड्रेनेज बेसिन्स की बात करेंगे, और उसके साथ एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स की भी बात करेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो नदी का रुख है, जो बहाव है, वो हमेशा सेम नहीं रहता है, एक सा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। और ज़्यादातर ये जो प्लेन एरियाज़ हैं, हम लोग कहते हैं इंडो गंजेटिक प्लेन एरियाज़ है, वहाँ पे ये अधिकतर बदलता है।
और लैंडफॉर्म्स के बारे में जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है कि हमें कहाँ बसना है और कहाँ नहीं बसना है, ये बहुत ज़रूरी है करके। तो क्योंकि हम लोग जो हैज़ार्ड की बात करते हैं, वो हैज़ार्ड वही होता है जो कि हम लोग उसके सामने आते हैं, तो ये खतरे हमारे लिए और बढ़ते हैं। तो इससे रिस्क कितना होता है, क्या होता है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम लोग। तो ये देखते हैं मेजर टाइप ऑफ फ्लड्स हम लोग ले लें अगर, तो क्या है करके। टाइप ऑफ फ्लड्स जो हैं वो कोस्टल एरियाज़ में भी फ्लड्स हो सकते हैं और ये टाइडल सर्ज भी हो सकता है, स्टॉर्म भी हो सकता है और कुछ हद तक जो हम लोग बात करते हैं सुनामीज़ भी हो सकता है। तो इस बारे में हम लोग जो है एक और टॉपिक यहाँ पे ऐड करेंगे, वो है आपका सुनामीज़ का। हालाँकि ये इसका जो सुनामी का होना और आना जो है, ये कॉज़ तो अर्थक्वेक ही करता है, लेकिन वो हम लोग इसमें फ्लडिंग में इंक्लूड करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स हैं हमारे तो वहाँ पे ये समुद्री तट हैं और या तो उसके इलाके हैं, तो वहाँ पे टाइडल इफ़ेक्ट हमारा और साइक्लोन से हमारा इफ़ेक्ट होता है करके। फिर बात करते हैं जो कि फ्लूवियल फ्लड्स। फ्लूवियल एक्चुअली ये नाम जो रखा है ये वाला जो है, वो बेसिकली आपका रिवर से रिलेटेड है। तो नदियों से रिलेटेड जो भी फ्लडिंग होता है उसको फ्लूवियल फ्लड्स हम लोग आपको कहेंगे। और वो क्या है, ओवर बैंक फ्लडिंग एंड फ्लैश फ्लड। ओवर बैंक फ्लडिंग अगेन जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये आपकी एक चैनल है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो अगर पानी इसमें ही बह रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर बहना शुरू हो गया तो वो फ्लड आपका, हम लोग कहेंगे कि फ्लडिंग स्टेट में चला गया। तो ओवरबैंक फ्लडिंग है। और ओवरलैंड फ्लडिंग आप देख सकते हैं कि क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये ड्यू टू हैवी रेन। तो आपका प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है और वो फ्लैश फ्लड भी हम लोग कहते हैं इसमें, क्योंकि अधिक मात्रा में पानी आ गया और उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी कि उसको वो डिस्चार्ज कर सके। दूसरा है आपका जो डैम ब्रेक होना, ये नेचुरल भी हो सकता है डैम, या तो आर्टिफिशियल डैम भी हो सकता है, जो मैन मेड डैम्स होते हैं, उसका ब्रेक होने की वजह से भी आपको फ्लडिंग होगा। ठीक है, और रिवर ब्रीच हो गया, मतलब ये बांध का टूटना या तो नदी का कोई हिस्सा है उसमें से पानी निकलना, तो बांध का भी टूटना जो है वो हो सकता है। ग्लॉफ जो है वो आपका ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग है करके। और आजकल इस पे बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि कुछ एनएचपीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस खतरे को देख रहे हैं। और अगर ये ग्लेशियल लेक्स जो हैं वो नेचुरली बनते हैं, डेब्रीज की वजह से फ्लो हो गया, आपका ब्लॉक कर दिया उसने, तो वो काफ़ी समय तक वो बने रहते हैं। तो उस तरीके अगर लेक बस्ट होता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया, तो स्नो जो है मेल्ट हुआ और पानी अधिक हो गया वहाँ पे, तो ये लेक जो हैं वो ब्रीच कर जाएंगे या तो फट जाएंगे। उसकी वजह से जो भी नीचे स्ट्रक्चर्स बने हैं, हाइडल पावर स्टेशंस बने हैं, उनको कितना नुकसान होगा उसके बारे में काफ़ी चिंता की जा रही है। फिर आपका हो गया ये प्लूवियल फ्लड, बेसिकली इसको अर्बन फ्लडिंग पे हम लोग कहते हैं। ये भी रिलेटेड इसी से है, रिवर से ही है, नदियों से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जो है ये अर्बन फ्लडिंग है। और अर्बन फ्लडिंग क्यों हो रहा है, ये मैंने अभी पिछले स्लाइड में भी बात की है करके, कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। सो इनएफिशिएंट अर्बन ड्रेनेज सिस्टम, हम लोग ने अपनी ड्रेनेज जो है वो उस तरह की बनाई नहीं है कि वो तुरंत वो पानी को पास कर सके। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि बरसात आने से पहले जो भी म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस एरियाज़ को, ड्रेनेज को ज़्यादातर क्लीन करती है, क्योंकि काफ़ी कुछ कूड़ा जो है उस ड्रेनेज में फंसा रहता है। तो ये भी एक हमारा मतलब हम कह सकते हैं कि सत्य है जिसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लैक इन अर्बन प्लानिंग, ये एक बहुत समय से प्रश्न चला आ रहा है। ये सिर्फ हमारे देश में तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन और देशों में भी ये देखा गया है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लिए ही बात हो रही है। ये अमूमन पाया गया है कि इस वजह से जो इनसफिशिएंट अर्बन ड्रेनेज सिस्टम अगर आपका है इनएफिशिएंट,
तो वो इतना इफ़ेक्टिव ही नहीं है कि वो सारा जो भी बारिश हो रही है, जितने पानी आ रहा है, उसको तुरंत वो निकाल सके, अपना करके ड्रेन कर सके। तो ये लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग की वजह से भी आपके फ्लडिंग होगा करके। तो ये मोटे मोटे जो हैं आपके टाइप ऑफ फ्लड्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि फ्लड्स जो हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है या क्या है करके। हम लोग ये बात करते हैं करके कि ये मैन मेड है या नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस तो है ही है, लेकिन क्या इससे ह्यूमन इंटरफेरेंस से कुछ हमको अफेक्ट होता है क्या इसमें करके, नहीं करके। तो ये अगर बात करें तो नेचुरल स्ट्रीम प्रोसेसेस कॉजेज डिजास्टर ओनली व्हेन ह्यूमन प्लेस themselves in its way a harmful location. So at an harmful location, तो at a harmful location यही हुआ कि आप अगर नदी के बहाव में ही बैठे हैं, उसके लैंडफॉर्म्स को आपने समझा नहीं, तो आपके लिए तो वो जो है वो हैजार्डस प्रोसेस ही होगा करके। तो अनलेस एंड अनटिल आप वहाँ पे नहीं हैं, उस एरिया में आप अपने आप को सेटल नहीं कर रहे हैं, सेटलमेंट्स हम लोग प्लान नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमें कोई ख़तरा नहीं है, पानी अपने आप बह जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये पाया गया है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो भी आया है, वो चाहता है कि नदी के पास घर हो, नदी के पास बसेरा हो। कारण इसके दो हैं, एक तो आपका फर्टाइल सॉइल मिल जाता है आपको, और दूसरा जो है जहाँ पे आप फार्मिंग कर सकते हैं, सब कुछ होता है, और दूसरा ये है कि आप जो है वो धीरे 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 उसके आसपास बसना शुरू होते हैं। और यही वजह से, और ये ऐसा नहीं है कि अभी का ही सिविलाइजेशन जो है हम लोग कहें कि ये बसना शुरू हुआ है, ये पुराने ज़माने में भी ये हुआ था करके। हम लोग ले लें कि अगर बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो नदियों के पास ही बसा था करके। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो ज़रूरी नहीं था कि वो नदियाँ थीं तो इसलिए वहाँ बसे थे, लेकिन एक सोर्स जो है आपका डे टू डे रिक्वायरमेंट का, वो है पानी है, और दूसरा जो एग्रीकल्चरल फार्मिंग लैंड और फ्लैट लैंड जहाँ मिलता है वहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कंटिन्यू टू बिल्ड नियर रिवर्स बिकॉज ऑफ द concentration of towns, jobs and farmland along them. तो वहाँ पे आपको ये होगा। मॉडर्न रेसिडेंट्स बिल्ड ऑन अ फ्लड प्लेन, जो फ्लड प्लेन हम लोग कहते हैं कि जो नदी का है, मतलब आपका ये अगर ये चैनल है तो ये एरिया जो है आपका ये फ्लड प्लेन हो जाएगा। ये फ्लड प्लेन जो है ये बहुत ही आइडियल लोकेशन है फर्टाइल उसके लिए करके। सो बिल्ड ऑन द फ्लड प्लेन, दे ऑफन चोज अ साइट नियर द रिवर ऑन अ फ्लैट एरिया, जिसको हम लोग टेरेसेस कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं कि लैंडफॉर्म क्या होता है करके, टेरेसेस और इनएक्टिव फ्लड प्लेन, जहाँ पे नदी बही थी किसी समय और उसके बाद वो एरिया पे नदी नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन वो भी एक फ्लड प्लेन ही कहा जाएगा करके। सो वो ओल्डर इनएक्टिव एरिया है उसका फ्लड प्लेन जो है। ऑन द आउटसाइड ऑफ द मीएंडर, ये वर्ड्स जो हैं इसके बारे में भी हम लोग आज बात करते हैं कि मीएंडर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल पैटर्न होता है, ड्रेनेज पैटर्न भी होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वेयर द हाउसेज स्टैंड वेल अबाउ द रिवर चैनल टू प्रोवाइड ग्रेट व्यू, ये एक जो है, क्योंकि हम लोग जैसे टूरिस्ट लोकेशंस पे जाते हैं तो वहाँ पे ये देखते हैं कि अच्छा वो ज़्यादातर आपको होटल्स मिलेगी, वो कहेगी रिवर साइड व्यू, फलाना व्यू, ढिमका व्यू, तो वो इस तरह से लोग भी चाहते हैं कि बसना जो है। और ज़्यादातर हिली टेरेन्स में, हिमालयाज़ में अगर हम लोग ले लें, हमारे यहाँ तो ये है, तो लोग चाहते हैं कि नदी के किनारे बिल्कुल घर बने और नदी का व्यू भी हमको मिले करके। तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोगों का कंस्ट्रक्शन जो है वो होता है। एक तो फ्लैट एरिया हो गया आपका, और यहाँ पे जो हमने बात किया था कि फर्टाइल लैंड भी आपको मिलेगा करके। और ये यहाँ पे अगर तो आप अगर मिएंडर के आउटर बेंड में आप अगर बसा रहे हैं घर, तो वो लोकेशंस जो हैं वो हमारे लिए तय करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग आने वाले जो खतरे से हम लोग बच सकें। और सो अनफॉर्चुनेटली इन डूइंग सो, इन केस ऑफ meander they locate in the area of greatest bank erosion,
ये बात हम लोग करेंगे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा-सा समझा देते हैं आपको कि होता क्या है कि जो मेंढर होती हैं वो इस तरह की रिवर्स होती हैं, ठीक है? हम लोग कहेंगे बिल्कुल साँप की तरह ये रहती हैं करके। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है, आउटर वाला जो है, अगर यहाँ पे आप बसे हैं तो ये इरोसिव पोर्शन है करके। तो ये एरिया जो है ये आपका ग्रेटर बैंक इरोजन है करके। तो अगर आपने यहाँ बिना सोचे समझे आपने बसा लिए घर, तो आपका तय है कि ये, और आगे अभी तुरंत एग्जांपल हम लोग बताते हुए आपको, तो यहाँ पे आपका तय है कि यहाँ पे आपको खतरा है इससे करके। तो ये आउटर बेंड्स में तो कभी भी आपके कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये एक केस है आपका, ये मिएंडर का केस है आपका। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे, तो आपको तब थोड़ा सा और गहराई में समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं करके। इफ़ वी मेक आर्टिफिशियल चेंजेस, तो अगर हमने कुछ बदलाव किए नदी में, ठीक है, ताकि उसको एक सही तरीके से बहाने की कोशिश काफ़ी हद तक कारगर रही है, लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल चेंजेस, अगर डैम बना दिया आपने, कुछ कर दिया, तो भी नदी क्या करेगी, नदी अपने आप को एक इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगी और लॉन्ग टर्म अफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे करके। तुरंत तो कुछ नहीं होगा, तो लेकिन मतलब हम लोग कह रहे हैं कि 10-20 साल तक कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन लेटर ऑन उसका इफेक्ट जो है वो सभी को भुगतना पड़ेगा। तो इफ़ वी मेक आर्टिफिशियल चेंजेस इन द चैनल, ये नदी की बात हो रही है, नदी की चैनल की बात हो रही है, द रिवर ट्राइज टू एडजस्ट टू मिनिमाइज दोज चेंजेस। नदी हमेशा अपने आप को एडजस्ट करती है, इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है। टुडे वी अंडरस्टैंड हाउ रिवर चेंज इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन इम्पैक्ट्स हैज़ इंक्रीज द फ्लड रिस्क। तो ह्यूमन इम्पैक्ट्स तो हो रहे हैं करके। कुछ देशों में जो डैम्स बनाए गए थे पहले, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी डैम्स बनाने की, ताकि वाटर जो है, एक्सेस वाटर जो आ रहा है, पानी आ रहा है उस नदियों में, तो उसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो बेसिकली हम लोग कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं उसको, या तो हाइडल पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बिजली जनरेट करते हैं, या तो फिर आप जो है उसको इरिगेशन पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं करके। लेकिन वो पानी को रोकना और सही समय पे नहीं छोड़ना, वो भी एक फ्लड रिस्क हो जाता है एक समय। तो कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं, कुछ उदाहरण जो केसेस पे भी हम लोग बात करेंगे करके। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, मतलब आपने शहर बसाना शुरू कर दिया, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड प्रमोट्स इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्लैश फ्लड्स एंड हायर फ्लड लेवल्स। इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि भाई जब वो बसेरा था ही नहीं वहाँ पे, तब क्या स्थिति थी, और बारिश उतनी होती थी तब क्या स्थिति थी, लेकिन अब बसने के बाद जो शहर बस गए वहाँ पे, वो बसने के बाद फिर क्या हुआ करके आपका, तो उस बारे में भी ये है। तो ये यूजुअली देखा गया है, अमूमन देखा गया है कि अर्बनाइजेशन जहाँ पे भी हुआ, अगर उसका प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब हम लोग कहते हैं कि विजन नहीं है आपका, लॉन्ग टर्म विजन, तो उसमें आपको दिक्कतें आएगी है करके। और यही चीज़ काफ़ी जगह पे हम लोगों ने देखी है कि भाई आपकी सिटीज़ में फ्लैश फ्लड्स आ गए, थोड़ा सी बारिश हुई तो भर गया पानी, और उसके फ्लड लेवल्स जो हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। वो भी हम लोग बात करेंगे इसके आखिर में कि फ्लड लेवल्स जो हैं वो कैसे बढ़े आपके। भाई पहले तो उतना पानी ऊपर नहीं आता था, लेकिन जब हम लोग ने सिटी बसाई वहाँ पे, और वो अर्बनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, और उसकी वजह से फ्लड्स आने कैसे शुरू हुए डिफरेंट लेवल्स पे। तो ये एक ऐसा हैज़ार्ड है जो कि सबसे कॉमन है। हमने इससे पहले अर्थक्वेक की बात की, वोल्केनो की बात की, हम लोग कर रहे थे करके, तो उसमें समय है, जो अंतराल है वो बहुत ज़्यादा है करके, 2 इवेंट्स के बीच में, मतलब सौयों वर्ष का है, लेकिन यहाँ पे तो हर साल आता है ये करके। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेचुरल हैज़ार्ड्स हम लोग कहेंगे इसको करके, जियोलॉजिकल हैज़ार्ड। और ये प्रेडिक्ट भी कर सकते हो आप करके, क्योंकि आपके पास डेटा ज़्यादा है, आप मॉडलिंग कर सकते हैं इसकी। तो ये सीज़नल है, हर वर्ष जो है मानसून जो होगा, आपकी वर्षा ऋतु आएगी तब आपको फ्लड्स मिलने ही मिलने हैं करके। तो ये एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ फ्लड है इन टर्म्स ऑफ द अदर
टाइप ऑफ हैज़ार्ड है जो कि अगर हम लोग दूसरे हैज़ार्ड से इसको कंपेयर करते हैं करके। अब ये एक है 2012 का है, ये उत्तरकाशी का में जो फ्लड आया था, जो किनारे बसे थे घर, आप ये वाले जो हैं, ये सारे इसकी चपेट में आए थे करके, सारे इसकी चपेट में आए थे। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि दूसरे देशों में भी हुआ है करके, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसकी कुछ लिस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में हो रहा है, लेकिन और देशों में भी ये चीज़ें हुई हैं करके। और ये हम लोग 21वीं सदी की बात करें तो उसी में नहीं हुआ, ये पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं, लेकिन इससे काफ़ी कुछ कंट्रीज़ में हैं, देशों में इससे सीखा है, और हमारे देश में भी कुछ हद तक इस पे काम हुआ है, लेकिन और करना ज़रूरी है इसमें करके। तो जैसे अभी कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स जो अगर हम लोग ले लें, हालांकि हमने इसमें अभी उसकी बात नहीं की है, ये पुराना जो डेटा है उसी से बात कर रहे हैं। ये तो वो वायनाड वगैरह में जो फ्लड्स आया था उसकी बात नहीं की है, लेकिन बिगनिंग में जब हम लोग बात कर रहे थे, इंट्रोडक्टरी जो हमारा वो था, उसमें भी हमने बात की थी। हालांकि वो लैंडस्लाइड से रिलेटेड उसको दिखाया लेकिन लैंडस्लाइड क्योंकि हुई थी, लेकिन वो बेसिकली रिलेटेड टू फ्लड ही था आपका, वायनाड का भी। तो काफ़ी केरला में भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है इसका। तो ये 2018 में भी काफ़ी हुआ था, फिर 2014 में आपका जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, केदारनाथ का 2013 का, असम का 2012, 2005 में महाराष्ट्र का है, गुजरात में 2005-2006 में हुआ था, और बिहार का है, बिहार में भी फ्लड आया था। लेकिन रिसेंटली भी एक बिहार में काफ़ी तगड़ा फ्लड देखा गया था, कोसी का है, वो हम बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। तो ये हमारे देश का जो है एक रिस्क ज़ोन अगर हम लोग कह लें कि फ्लड का जो है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला है एरिया, ये सबसे एक्सट्रीम है, मतलब ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहता है हर साल। तो ये एरिया जो है, ये तो वही आपका नॉर्थ ईस्ट वाला हम लोग ले करके, जो आसाम, और आसाम तो इस तरफ जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है, ये आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र उसका है, आपका कोसी और इसका है एरिया है, और ये इससे लगता हुआ आपका बांग्लादेश से लगता हुआ एरिया है करके। और गुजरात में भी कुछ एरिया है जहाँ पे फ्लडिंग होता है, लेकिन आजकल तो यहाँ इस एरिया में भी, अहमदाबाद और इस एरिया में भी, राजस्थान में भी देखा गया है कि फ्लड्स काफ़ी हो रहे हैं करके। तो ये एक मोटा मोटा जो है रिस्क जोन दिया गया है, फ्लड इंडेक्स दिया है, जहाँ पे आपका एरियाज अफेक्ट होते हैं करके। फ्लड रिस्क मैप है ये वाला। केदारनाथ की बात करें, ये आपके 2013 में हुआ था। तो 2013 में ये पहले बिफोर का सिचुएशन है क्या था, और उसके बाद जो है ये वाली सिचुएशन थी आफ्टर में। काफ़ी तगड़ा जो क्लाउड बर्स्ट था वो हुआ यहाँ पे, और उसकी वजह से काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि डेब्रीज उसको कहते हैं हम लोग, जहाँ पे बोल्डर्स और कॉबल्स जो हैं वो ज़्यादातर मात्रा में आए हैं। तो वो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो इस बहाव में आए, और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि क्या ये अपने आप में ये पहला ऐसा इवेंट था, या पहले भी इस तरह के इवेंट्स हो चुके हैं। तो जो रिसर्च यहाँ पे की, और उसमें देखा गया कि इस तरह के इवेंट्स पहले भी आ रखे हैं यहाँ पे, ये पहला ही इवेंट ऐसा नहीं था कि जो कि ये 2013 में आया था, इससे पहले भी आ चुके हैं करके। ये बात की स्थिति थी जो कि देखा गया आपका, कि आप देख सकते हैं कि ये सारे डेब्रीज आपकी जो हैं काफ़ी बड़े। हालांकि ये स्ट्रक्चर जो है ये बच गया, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका फाउंडेशन था, स्ट्रक्चर का वो था, तो इस वजह से ये मंदिर जो था, तो मंदिर का जो वो हिस्सा था इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आया ज़्यादा, लेकिन आसपास के जितने भी घर थे उसको इसने अफेक्ट किया पूरा करके, और करीब करीब 1000 लोग के आसपास मारे गए थे। तो नुकसान हुआ था। तो क्या फिर से इन लोगों को यहाँ बसने देना चाहिए, ये एक प्रश्न हमारे दिमाग में रहना चाहिए करके। और ये इस तरह के फ्लडिंग्स जो हैं वो आप बाद में भी आगे भी होंगे, क्योंकि इसको आप रोक नहीं सकते हैं करके, इसको तो होना ही होना है करके। अब ये उत्तरकाशी का भी था 2013 का, ये वाला भी 2013 का ही है। तो यहाँ पे उस समय वर्षा ज़्यादा हुई, तो ये इफ़ेक्ट जो है ओवरऑल देखा गया था काफ़ी इलाकों में करके। अब यहाँ पे जो जिस तरह के कंस्ट्रक्शंस किए गए थे,
वो आपके जो हम लोग कह रहे थे कि टेरेसेस जो हैं उस पे किए गए। तो लो लाइंग एरियाज़ पे भी इन्होंने अलाउ कर दिया था, और ये आप ये देख सकते हैं कि इस एरिया में ये बिल्कुल नदी के पास हैं, ज़्यादा दूर नदी से बहुत ऊपर की उस हिस्से में नहीं है, वहाँ पे भी आपका कंस्ट्रक्शन था। आप इसको देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा जो है। तो ये यूजुअली जो है ऊपर तक पानी तो नहीं आया, लेकिन आप बिल्कुल किनारे पे आप बैठे हैं, तो किनारे पे जो है स्काउरिंग होगा यहाँ से, ये रिवर इरोड करता है इसको, तो रिवर ने यहाँ से नीचे पूरा इरोड किया ये वाला, और फाइनली क्या हुआ आपका, ये कोलैप्स होना शुरू हुआ करके। तो कोलैप्स जो हुआ इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कुछ घर जो हैं ये तो हवा में टंगे हुए हैं बिल्कुल, इनका जो फाउंडेशन है ये वाला, ये पूरा हवा में है करके। तो ये घरों को काफ़ी नुकसान हुआ था, जो कि बिल्कुल किनारे पे बैठे थे, एट द एज ऑफ द बैंक एक्चुअली। तो वो चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये निचले वाला इलाका है, जो पिछला एक पिक्चर दिखाया था उसी का है करके। तो ये हिस्से में आपका कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करना चाहिए था, और आप ये वाला देख सकते हैं ये घर की हालत क्या है करके। तो अगर लैंडफॉर्म्स के बारे में नहीं पता हमको, और अगर हमें समझ नहीं है कि रिवर कैसे बिहेव करेगी फ्यूचर में, तो अगर हमने उस एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो फ्यूचर में कभी ना कभी आप जो हैं इसका मतलब इससे खतरा झेलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए करके। अब ये जो है ये भी आपका हरिद्वार का है, जहाँ पे शिव जी की ये मूर्ति जो बनी थी काफ़ी ऊंचाई पे थी, करीब करीब इसकी 10 फीट जो है इनका वो था, 10 फीट अबव रिवर बेड, मतलब नदी के जो तल था उससे 10 फीट ऊपर बनाया। और जो शिव जी की जो मूर्ति थी उसका जो हाइट थी वो करीब 15 फीट थी, मतलब 15 फीट मोटा मोटा आपका 3 मीटर के से ऊपर हो गया करके। तो काफ़ी अच्छी खासी इसकी हाइट थी करके, जो कि पानी में इतना आसानी से नहीं डूबेगी। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव है इसमें करके। अब ये हुआ जब ये आया, बाढ़ आई यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति का जो बिल्कुल गले तक का पानी था। और ये वाला घर जो है, ये पिछले फ़ोटोग्राफ में ज़रा आप देखिए कि कहाँ तक का है इसका करके। तो ये वाला घर जो है वो ये है, आपका ये वाला घर है। तो इसके ये ऊपर तक पानी चला गया, ये सारा क्रॉस करते हुए करके, और यहाँ तक का पूरा वाटर लेवल था आपका, इस पे आप देख सकते हैं करके। तो काफ़ी मतलब पानी जो था वो काफ़ी ऊंचाई तक इसमें बहा। तो ये लो लाइंग इलाके इसमें डेफिनेटली इसको अफेक्ट करेगा। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो मोटा-मोटा हम लोग देखते हैं करके, तो हम लोग इसमें क्या वो देखेंगे, हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो ज़्यादातर जो है वो पानी जहाँ पे भी है, वो आपका समुद्र हो या आपका कोई तालाब हो या कोई भी रिजर्वायर ऐसा हो जहाँ से पानी का इवापोरेशन हो रहा है, और वो इवापोरेशन हो के जो आपके बादल बन रहे हैं करके। तो कहीं कहीं पे मतलब इवापोरेशन ओशन से भी होगा आपका, इवापोरेशन आपका लेक से भी होगा, और ट्रांसपिरेशन भी होता है, जो कि हम लोग पढ़ते थे उसमें करके, जो कि पेड़ पेड़ और पौधों से होता है करके वो होता है। और दूसरा कुछ हद तक जो है वो आपका, तो ये जब वर्षा होती है क्लाउड्स बनने के बाद जो भी होगा करके, इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका इन्फिल्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर हो। इन्फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, पर्कुलेशन आपका वाटर हो रहा है, पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है करके। अगर ये ज़मीन ने पानी नहीं सोखा, उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, तो क्या होगा, आपका रन ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, और रन ऑफ इंक्रीज होने में क्या है आपका, आपकी बाढ़ आएगी वहाँ पे। तो ये कहीं पे भी ये चीज़ है, ये 3-4 फैक्टर्स हैं, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट, इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि पानी जो है बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए करके, मतलब ऊपर ज़मीन के ऊपर ना बहे करके। तो प्रेसिपिटेशन हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, और आपका सरफेस रन ऑफ। हम लोग यहाँ रुकते हैं, और आगे फिर बात करेंगे अगले लेक्चर में फ्लड्स के ऊपर और नदी के ऊपर। थैंक यू सो मच, नमस्कार।